अच्छा, सेशन 6 हमारे पास है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास और क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना ऑलरेडी आप लोगों को आता है, हम ऊपर बना चुके हैं ये, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ी इसकी डेप्थ है, यहाँ पर मजीद कुछ चीज़ें आ गई हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन वगैरह, वही चीज़ें आपको बड़ा ब्रीफली बता रहे हैं। अच्छा जी, तो अब वो सिंपल अब बता रहे हैं क्लास का नाम क्या रखना है, तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं जो मैंने आइडेंटिफायर रख के नाम रखने का तरीकेकार बताया है वेरिएबल्स के अंदर, कि क्लास का नाम न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट हो सकता, अल्फाबेट में आना चाहिए, बीच में न्यूमेरिक आ सकता है, और इस तरह की जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तमाम की तमाम। क्लास का ये सेंटेक्स है, इन्होंने बता दी, क्लास कस्टमर के नाम से क्लास बना लिए, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार इन्होंने क्या बताया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। सही है। अच्छा, अब यहां पर बात कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर की। जेवीएम एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रिटर्न आर रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेटेड ऑब्जेक्ट। द रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस इज देन स्टोर इन अ वेरिएबल कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। और यहां पर ऑब्जेक्ट नेम क्या है, इज द वेरिएबल दैट स्टोर द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यू क्या है, इज द ऑपरेटर दैट एलोकेट्स द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। जब आपके पास एप्लीकेशन चलती है रन टाइम के ऊपर, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया कि न्यू का काम होता है मेमोरी को क्या एलोकेट कर रहा होता है। सही है, कि फला जगह पे आपकी ये चीज़ स्टोर हो रही है। अब उसका जो एड्रेस है वो वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं ना, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है कि फला जगह पे हमारी मेमोरी इस न्यू ने एलोकेट करी है। और ये हमारे पास क्या होता है, क्लास का नाम, इसके आगे अगर पैरेंथेसिस आ जाए तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहला रहा होता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इस क्लास की चीज़ों को इंस्टेंशिएट करता है। जिस तरह उन्होंने कस्टमर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, कस्टमर ओबीजे कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब देखो क्या बोला, द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड न्यू कस्टमर एलोकेट्स द मेमोरी एट रन टाइम। आफ्टर द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न द रेफरेंस ऑफ एड्रेस ऑफ द एलोकेटेड ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टोर इन द वेरिएबल ओबीजे कस्टमर। खैर वही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले ये चीज़ें सारी समझा चुका हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, अच्छा ये क्लास को डिक्लेयर करना हो गया, और अच्छा इस सूरत में ये बता रहे हैं कि भाई मेमोरी आपके पास नल है, कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी एड्रेस मौजूद नहीं है किसी भी क्लास का। सही है, लेकिन जब हम न्यू करते हैं और न्यू कस्टमर, आपने जब ये पूरा कंप्लीट करा, क्या करा, इसको इंस्टेंशिएट करा, तो यहाँ पर अब एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बन गया और उसकी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस इस ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर स्टोर करवा लिया। सही है। असल में जब हम ओबीजे कस्टमर डॉट करते हैं तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट जो बना है इसके अंदर की चीज़ उठ कर आ रही होती है कि इसका ना नेम नाम का वेरिएबल बना हुआ है, स्टार्ट नाम के फंक्शन बना हुआ है। सही है। फील्ड्स हम किसे कहते हैं, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इंटीजर नम इज इक्वल टू 10, ये एक फील्ड है। इंटीजर जो है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एपटेक, ये क्या है, एक फील्ड है। जबकि मेथड हमारे पास क्या होते हैं, बिहेवियर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, जिसको हम इंस्टेंस मेथड भी कह रहे होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, वो जो कि डायरेक्ट क्लास के अंदर बन रहे होते हैं। अच्छा जनाब, एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, जिनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि इनका काम क्या है और किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ये वही चीजें हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम विजुअल पैराडाइम में बनी हुई है। विजुअल पैराडाइम मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डिजाइनर कोडिंग से पहले आपको डिजाइन करके चीज देते हैं कि आपने इस तरह का काम करना है। इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है, बता रहे हैं कि क्लास का नाम कस्टमर है और इसके अंदर क्या है, कुछ फील्ड्स बनाई हुई हैं, इंटीजर, कस्टमर, और यहाँ पर मजीद ये 4 फील्ड्स बनी हुई और ये 2 मेथड बने हुए। सही है। इसको फिर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, C# में करो, जावा में करो, क्योंकि इसमें ऐसी कोडिंग आई हुई जो कि हर लैंग्वेज की सेम है। अच्छा जनाब, मेथड का आप बता रहे हैं। मेथड में सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होता है, जहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह आता है।
उसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में आपके कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आ सकती है या फिर वॉइड आता है। अगर कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आप नहीं दे रहे, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन सी है हमारे पास? इंटीजर, फ्लोट, बोलियन, चार, ठीक है, स्ट्रिंग भी आ रही होती है, सही है। तो ये तमाम की तमाम इस जगह पर आ सकती हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी देना नहीं चाहते तो फिर आप इसी जगह वॉइड देते हैं। आ रही बात समझ में? जो हम शुरू से ही वॉइड देते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको कोई रिटर्न टाइप रखना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि हम उसको इसका कोई काम होता नहीं है, सही है। असल में इनकी जगह पे क्या चीज आती है? कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आती है। फंक्शंस हमने पढ़ लिए, फंक्शंस, हाँ वही मेथड। अच्छा, तो अब यहां पर एक कस्टमर नाम का इन्होंने क्या बनाया है? एक क्लास बनाई है। मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, और ब्राउज करते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, session-06, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट, सही है। ये तमाम चीजें जो पीछे खुली हुई है मैं इसको क्लोज कर देता हूं, और इस पैकेज का हमारे पास कोई काम है नहीं इस वाले, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसी को सिर्फ रखेंगे, और बाकी तमाम चीज़ों को हम हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आप एक क्लास बनाए कस्टमर के नाम से, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू क्लास बनाता हूँ, जावा क्लास, और उस क्लास का नाम रख देता हूँ मैं कस्टमर, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मेरे पास एक क्लास बन गई कस्टमर के नाम से, इसके अंदर मैं 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्लियर कर दिए डिक्लेयर 4 वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, किस चीज का? वॉइड चेंज कस्टमर एड्रेस के नाम से, सही है। चेंज कस्टमर एड्रेस के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इसके पैरामीटर में मैंने एक फंक्शन एक वैल्यू रख दी एड्रेस, कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा वो हमसे कोई ना कोई आगे एक पैरामीटर वैल्यू मांगेगा। और उसने नीचे फिर क्या करा? डिस्प्ले वाला मेथड बना दिया। सॉल्व, सही है जनाब। अच्छा जनाब, अब बता रहे इन्वोक कैसे करना है। तो इन्वोक के लिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर यूज होता है, सही है, जो कि किसी भी मेथड को या किसी भी फील्ड को किसी भी क्लास के अंदर से कॉल करवा रहा होता है। अब ये बोल रहे हैं आप आ जाए मेन क्लास में, और उसका नाम आप रख दे टेस्ट कस्टमर। तो मैं आता हूँ अब अपनी मेन क्लास जो मैंने बनाई है, और उसका नाम मैं अब रिप्लेस कर देता हूँ टेस्ट कस्टमर। जब मैंने रिप्लेस करा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर पे जाता हूँ, एरर को पढ़ा करें कि एरर क्या आ रहा है। तो एरर बोल रहा है हमें रीनेम फाइल टू टेस्ट कस्टमर। मैं बोलता हूँ हाँ भाई कर दो रीनेम, क्लिक करता हूँ तो उसको क्या कर देता है, वो रीनेम कर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एरर आ रहे हैं, तो दरअसल ये फाइल मैंने सेव नहीं करी है। तो मैं कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करूंगा तो हमारे पास से वो एरर चले जाएंगे, सही है। अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर सबसे पहले अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? कस्टमर का। तो यहां पर देखो बेटा, ये एक इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कस्टमर ओबीजे कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब आपको ये चीज पता चल गई कि ये चीज क्या कर रही है, एक जगह बना रही है, मैं ऑब्जेक्ट बना रही है किस चीज का? इस क्लास का।
इस क्लास की एक कॉपी बना ली, एक कॉपी बना ली, सही है। एक इस क्लास की पूरी, इस क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं समझ लो उसकी एक कॉपी बनाकर इसने रख ली अपने पास ही, सही है। और उसको एक रैप कर लिया और उसकी एक आईडी बना दी, उसका एक कोई नंबर आ गया, उसका कोई एड्रेस आ गया, और उस एड्रेस को हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर असाइन करा तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक इंस्टेंस बन गया, सही है। अब इसके अंदर क्या है, एड्रेस है ना, एड्रेस है ना। मुझे बोलना होगा कि कराची के अंदर शारिक का घर है, तो मैं ये बोलूँगा ना कि शारिक का घर कराची में, तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि इस एड्रेस के अंदर इस क्लास की चीज़ें मौजूद हैं। तो यहीं पे यहाँ पर फिर मैं ये बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट कस्टमर के अंदर, तो अंदर के लिए उन्होंने बोला है कि अगर उसके अंदर की चीज़ें देखनी है तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करो। तो उस एड्रेस पे असल में जो जो चीज़ें पड़ी हैं उस तमाम को इसने यहाँ पर हमें एक्सेस करके लेकर आ गए, वो तमाम चीज़ें ये शो हो रही है जो कि हमने वहाँ पर बनाई हैं, सही है। अभी हमने किसी के साथ भी कोई भी रिटर्न टाइप सॉरी कोई भी कोई भी इन्होंने फॉरवर्ड स्पेसिफायर नहीं लगाया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अभी सब अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ हो तो इसका मतलब है आपके पास सारा का सारा काम डिफॉल्ट पे हो रहा है, डिफॉल्ट पे, सही है बेटा। और अब यहां पर आते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं। कंट्रोल एच और रिप्लेस ऑल कर देता हूं, ये वाली रिप्लेस नहीं हो। अच्छा जनाब, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसका आउटपुट देखना है। तो मैंने आपके सामने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में क्या हो रहा था, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में वो चारों के चारों वेरिएबल हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवाकर उनको प्रिंट करवा रहे हैं। कस्टमर आईडी की वैल्यू आ जाए जो यहाँ पर है, सही है। कस्टमर नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाए जो यहाँ पर आ रही है। तो अब हम करेंगे क्या कि टेस्ट कस्टमर में जाएंगे और ओज ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले कस्टमर इंफॉर्मेशन, और मैं इसको अब चलाता हूं। तमाम की तमाम वैल्यू नजर आ गई आपके सामने। आपने चेंज कस्टमर वाला मेथड क्यों बनाया? अभी कर रहा हूँ ना, अभी इसी को इस्तेमाल करें। अब मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ओबीजे कस्टमर डॉट, मुझे कस्टमर आया, बोलते हैं यार मेरा एड्रेस आप चेंज कर दे, वो जो मैंने डाला ना वो सही नहीं डाला, तो मुझे अब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 की जगह उसने बोला यहाँ पर 1 2 4 7 था और ये वाली स्ट्रीट थी हमारी, आपने गलत स्ट्रीट लिख दी है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको कर दिया यहाँ पर। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर कॉल करा वो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसकी जो कॉपी जनरेट करी होगी उसमें जाएगा, सही है। और यहाँ पर आएगा और बोलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर वैल्यू दे वो वैल्यू उठाकर कस्टमर के एड्रेस में असाइन कर दो। जब वो कस्टमर के एड्रेस में असाइन करेगा तो न्यू वैल्यू आ जाएगी, पुरानी वैल्यू वो रिप्लेस कर देगा। और अब जब मैं इसको नीचे दोबारा प्रिंट करवाऊंगा ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले, तो अब हमारे पास एड्रेस चेंज हो चुका है। आ रही बात समझ में, पैरामीटर से काम समझ में आया। जब वैल्यू हमने यहां पर पास करी तो असल में ये पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन यहां पर आया और यही वाला पूरा फंक्शन हम वहां कॉल कर रहे हैं, वो वैल्यू असल में यहां पर रखेगा इस एड्रेस की जगह पे। 1 2 3 1 2 4 7 स्ट्रीट, 1 2 4 7 स्ट्रीट यहाँ पर पास हो रही है और इसको हम किसके अंदर साइन करवा रहे हैं, कस्टमर एड्रेस। और उसके बाद क्या प्रिंट करवा रहे हैं दोबारा से, तो तीनों चीजें तो ऊपर से पहले आ चुकी हैं, जो नई चीज हमने रिप्लेस करी है वो पुरानी वाली को छोड़ के न्यू वाली दिखा देगा, क्योंकि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम की तरफ चल रहा है। जब ऊपर वाली देखो उसने वही दिखाई पुरानी वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने यही असाइन करा हुआ है।
लेकिन जब चेंज कर दिया तो उसके बाद वो नई वाली वैल्यू दिखा रहा है। क्लियर है? अच्छा जनाब, अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज अ मेथड हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। इट इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ अ क्लास और परफॉर्म स्टार्टअप ऑपरेशन ओनली वंस व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये एक ही मर्तबा चलता है, और ये जब चलता है जब आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा होता है। सही है? इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड वेन एवर एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर एंड डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। ये पैरामीटर तो एक्सेप्ट करता है लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इट इज ऑफ टू टाइप्स, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आ जाओ यहाँ पर, वो बता रहे हैं सिंटेक्स क्या है कंस्ट्रक्टर बनाने का। यहाँ पर क्लास का नाम ही रखो जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बन रहा है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह का बन जाता है जब भी आपकी क्लास बनाते हैं हम। एक क्लास में कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बन जाता है जो कि हम यहाँ पर कॉल कर रहे होते हैं। ये बनाया तो नहीं ना अभी हमने, असल में ये यहाँ पर बना हुआ होगा बैकएंड में। कहाँ पर? यहाँ पर, इधर ये इस तरह बना हुआ होगा। कोई एरर नहीं आ रहा ना? ये एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। अब आपकी मर्जी, इसके अंदर कोई भी चीज पास कर दो। मैं इसके अंदर लिखता हूं कंस्ट्रक्टर, तो बोल क्या रहे? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा। मैं चलाता हूं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आ रही है और उसके बाद पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और कॉमन सेंस की बात है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तमाम चीज़ों से पहले, तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पहले ही आएगी ना, है कि नहीं? अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बना रहे हैं रेक्टेंगल के नाम से। हम यहाँ पर एक न्यू क्लास बना रहे हैं रेक्टेंगल के नाम से। और इसके अंदर दो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए, और किधर बना दिए मैंने? इधर बनेंगे। सही है? और इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अच्छा खैर, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर विड्थ और हाइट असाइन हो रही है जो ऊपर हमने डिक्लेयर करे हुए हैं। कंस्ट्रक्टर आप कोशिश ही करो कि ऊपर बनते हैं, लेकिन दरअसल हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन करवानी तो डिक्लेरेशन ऊपर करनी पड़ेगी। सही है? असल में कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कभी कभार आपने सॉफ्टवेयर में देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन आ रही होती है। जब मैं ड्रीम वीवर या नेटबीन ऑन करता हूँ एक स्क्रीन आती है सबसे पहले। मिसाल के तौर पे मैंने ये ऑन करा, मैं ड्रीम वीवर ऑन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड योर, इधर स्क्रीन आएगी ये स्क्रीन आई, दिस इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन। हम अपने सॉफ्टवेयर में बता सकते हैं कि सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर चले ये स्प्लैश स्क्रीन है, और इस स्प्लैश स्क्रीन को मैं कंस्ट्रक्टर में कॉल करवा दूँ। आई बात समझ में? तो सॉफ्टवेयर तो बाद में खुल रहा है, तो यहां पर यही कर रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्टर चले तो इनके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाए। क्लियर? उसके बाद इसको कॉल करवा रहे हैं, तो यहां पर बोलने कुछ पैरेंथेसिस होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पैरामीटराइज फंक्शन वगैरह के अंदर हम यूज करवा सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं आप जाएं एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से क्लास बनाएं। एक न्यू फाइल बनाते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से।
और यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, एड्रेस कॉल नहीं कराया ना अभी। कौन बताएगा इस वक्त क्या काम हो चुका है? ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट बेटा मैं जो सामने काम होता है ना उससे ज्यादा पीछे काम पे ज्यादा फोकस करने को कहता हूँ आप लोगों को। अभी क्या काम हो चुका है जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना? ऑब्जेक्ट मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, और क्या हुआ है? सर आपने वैल्यूज बताई उसको, हाँ, प्रिंट नहीं करा आपने, सारी वैल्यूज। इस वक्त इनिशियलाइजेशन हो गई है, वेट और हाइट में 10 असाइन हो चुका है। आ रही बात समझ में? हो गया ना ऐसा? क्यों हो गया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर चल गया। जैसे ही मैंने इसको चलाया कंस्ट्रक्टर चल गया। अब मैं अगर इनको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर obj रेक्ट डॉट, अगर मैं विड्थ या हाइट कॉल कर लूंगा तो डायरेक्टली उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। सही है ना? इसको हम थोड़ा स्पेस देते हैं और यहां पर ही obj रेक्ट डॉट विड्थ। ठीक है बेटा, चीज को समझो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। सही है? ताकि इंटरव्यू वाला आपको जब दो तो किसी तरीके से भी आपको घुमाने की कोशिश करे, आप नहीं घूम सको, आपको हर तरीके से आता हो। वो सवाल डीपली देते हैं। हाँ, रन टाइम पे क्या काम हो रहा है, कंपाइल्ड टाइम पे क्या काम हो रहा है, तो बोलो रन टाइम पे, रन टाइम क्या होता है वैसे? आपस की बात है, बताओ। चलो अगर बात निकल यही तो रन टाइम और कंपाइल्ड टाइम में क्या फर्क है? रन टाइम जो स्कैन हम लोग स्कैनर पे जो हम लोग काम करते हैं, इनपुट जो देते हैं, वही होता है ना run time। सर कंपाइल टाइम ये होता है जो प्रोग्राम कंपाइल होकर जो रिजल्ट आ रहा है तो ये जो अभी यहाँ पर कंसोल पे जो आ रहा है ये रन टाइम कहलाएगा, और जो हमारे कोड के अंदर जो कंपाइल कर रहा होता है वो कंपाइल। देखो, कंपाइल करना, बिल्ड करना कह सकते हैं इसको। कंपाइल करना या बिल्ड करना, ये दोनों एक ही चीज़ है एक तरह से। बताऊँ क्या है? मैंने यहाँ पर कंडीशन बनाई, सही है, प्रोग्राम को कंपाइल करा, कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं जाता हूँ रन में और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा, एक है बिल्ड प्रोजेक्ट, सही है, और एक क्या है, क्लीन एंड बिल्ड। मैं जस्ट बिल्ड प्रोजेक्ट करता हूँ। यहाँ बिल्ड प्रोजेक्ट को छोड़ो, हाँ चलो बिल्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बिल्ड प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो इसने हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लिया सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आ रहा इसके अंदर, सही है। और जब मैं रन फाइल करता हूं या रन प्रोजेक्ट करता हूं, मैं यहां से जाकर इसको प्रॉपर्टीज में जाकर मेन फाइल बना देता हूं, रन में जाता हूं और कंस्ट्रक्टर और टेस्ट सेट एज मेन, ओके, और अब मैं इसको चलाऊंगा। अच्छा जनाब, अगर एक कंडीशन को यूजर बना दे कि कोई भी नंबर हो 0 से डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, इनफाइनाइट आएगा। प्रोग्राम क्रैश होने का अंदेशा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा एरर रन टाइम पे आपको पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे कहीं भी पता नहीं चलेगा ये एरर, क्योंकि सिंटैक्सली कोई एरर नहीं है। एनी नंबर कुड बी डिवाइड टू 0 कंडीशन बन सकती है, लेकिन क्या, जब कंपाइल रन टाइम पे चला रहे और यूजर ने उसको गलत कंडीशन दे दी, 0 से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो उसको क्रैश हो जाएगा। तो अब जब क्रैश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक तरीके का बग हो गया। बग हो गया ना। तो ऐसी चीज ताकि हमें रन टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम
प्रोग्राम को दोनों तरीके से फिर टेस्ट करते हैं, कंपाइल टाइम अलग टेस्ट करते हैं, फिर रन टाइम चला कर अलग देखते हैं, और रन टाइम को कंट्रोल करने के लिए फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जो कि आगे आपके 12 सेशन के अंदर है। सही है। तो जैसे यहाँ पे जो कोड लिखते हैं, हाँ। कोड के अंदर जो एरर देता है वो कंपाइल टाइम कहलाता है। कोड के अंदर, हाँ, रन टाइम पे आपको इसी कंपाइल टाइम में मैंने यहाँ पर चलाया, यहीं पे एरर दे दी चलने से पहले। चलने से पहले और जब चलने के बाद ये चलने के बाद अगर कोई एरर आया बीच में तो फिर वो रन के टाइम, अंदर जो एक्सेप्शन देता है वो आपकी रन टाइम वो फिर रन टाइम एरर है। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। अब इसको दोबारा और आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तो हमने कर लिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द कंस्ट्रक्टर मेथड इज नॉट डिफाइंड फॉर अ क्लास। In such a scenario, an implicit constructor is invoked by the JVM for initializing the object. This implicit constructor is known as a default constructor. Default constructor created for the class is where explicit constructor are not defined. Explicit constructor कौन सा constructor बोल रहे हैं, इसका जो हम खुद बना रहे हैं, और implicit जो default होता है। Default constructor initialize the instance variable of the newly created object to their डिफॉल्ट वैल्यूज। अब बता ये रहे हैं कि आपके पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाइट, ये जो तमाम डेटा टाइप्स है, इन तमाम की वैल्यूज डिफॉल्ट ये सेट करती है। बाइट की 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की 0L, और ये तमाम जो चीज़ें बाय डिफॉल्ट बोलियन को क्या कंसीडर करते हैं, फॉल्स। इसकी एक एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पर बनाई है। हम यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम से एक न्यू क्लास बनाते हैं। जावा क्लास एम्प्लॉयज। और यहां पर हम कुछ 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है जनाब, और उसके बाद डिस्प्ले करवा रहे हैं इन्हें। ठीक है बेटा, और यहाँ का ये रह गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमें कि आप क्या करो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सही है, और साथ में क्या करो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट इसके अंदर का फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, तो यहीं पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेन फंक्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट emp डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल। तो यहां पर जब मैं इसको चलाता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यूज ने सब वही दी जो मैंने आपको बताई थी अभी। डिफॉल्ट बोलियन की वैल्यू फॉल्स दे रहा है, डबल की 0 0, और ये हमारे पास जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैसी तमाम वैल्यूज आ रही हैं। सही है, मैं एक इंटीजर नम यहाँ डिक्लेयर करता हूँ और इसको ही प्रिंट करवाता हूँ किसकी क्या वैल्यू आ रही है। सही है, तो यहाँ पर क्या एरर आया, इनिशियलाइज नहीं हुआ। बताने का बात का मकसद क्या है कि इधर क्यों एरर नहीं आया, इधर भी तो इनिशियलाइज नहीं करा था। वो मेन क्लास से बाहर है। नहीं, अक्लमंद इंसान क्या बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टर की वजह से ये काम हुआ है।
कंस्ट्रक्टर जब चलता है तो बाय डिफॉल्ट इनको ये वैल्यूज असाइन कर देता है जो भी मैंने ऊपर बताई हैं। ये कौन से इंटीजर में नहीं हो रहा? ये जो अभी आपने यहाँ पर ये किसी मैंने ऑब्जेक्ट बनाकर से कॉल करा है, लोकल वेरिएबल है ना ये। इसको मैंने किसी क्लास बनाकर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर तो कॉल नहीं करा ना। तो फिर क्लियर हुई बात? दोनों में फर्क बताना समझा रहा हूं। ये ना हो कि आप लोग डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करो और ऐसे ही उसको कॉल करो, समझो कि उसकी वैल्यू 0 आएगी डिफॉल्ट। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उन्हीं का होगा जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। अच्छा जनाब, अब आगे हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पता है, कंस्ट्रक्टर के आगे पैरामीटराइज आ जाएगा। हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इस तरह ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है हमारे पास एक, ये रेक्टेंगल वाली क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इसी के नीचे मैं एक और कंस्ट्रक्टर ही बना सकता हूं, बट पैरामीटर शुड बी चेंज। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास? ये जो आगे ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर कोई वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। अगर ये ब्लैंक है, इसी नाम का होता हाँ, तो ये हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जिस तरह ओवरलोडेड मेथड होते हैं, इसी तरह ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के एक क्लास के अंदर एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ, अब देखो क्या देगा, एरर। क्या एरर दे रहा है? कंस्ट्रक्टर राइट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास, कि एक नाम का एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने इसके पैरामीटर चेंज कर दिया। सही है? तो अब यूजर वैल्यू देगा। यहां तो बाय डिफॉल्ट असाइन हो रही थी ना, अब कौन वैल्यू देगा? यूजर। टेस्ट कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और यहां पर जाकर देखो बेटा, अगर मैं डिफॉल्ट चलाता हूं तो 10 10 आएगा, और अगर मैं यहां जाकर लिख देता हूं 100,250 और अब चलाता हूं तो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर चल गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पहला वाला नहीं चला। क्लियर? एनी क्वेश्चन यहां तक? अच्छा जनाब, अब यहां पर आपको एक चीज समझा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर के। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास उस वैल्यू को पास हो रही होती है। अच्छा, अब आ जाओ हीप और स्टेक के ऊपर। हीप और स्टेक और हीप क्या होते हैं? द मेमोरी कंप्राइज टू कंपोनेंट, नेमली स्टेक एंड हीप। स्टेक क्या होता है? इट इज एन एरिया इन द मेमोरी विच स्टोर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो क्या स्टोर कर रहा होता है? कोई रेफरेंस स्टोर कर रहा होता है ना एड्रेस का। तो ये क्या बोले? हीप क्या होता है? इट इज एन एरिया इन द मेमोरी विच स्टोर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड मेथड इंफॉर्मेशन। इट, और उसके बाद क्या बोले? इट स्टोर पैरामीटर्स ऑफ अ मेथड एंड लोकल वेरिएबल। और इसके साथ क्या कर रहा होता है? जो मेथड के आगे पैरामीटर जो आ रहे थे उसको भी अपने स्टोर करता है, और लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भी अपने स्टोर कर रहा होता है। जबकि हीप क्या कर रहा होता है? हीप मेमोरी, इट इज द एरिया ऑफ मेमोरी डील्स विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन जावा ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड फिजिकली मेमोरी स्पेस ऑन द हीप एट रन टाइम। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो जो डब्बा मैंने दिखाया था ऊपर ऑब्जेक्ट, जिसका एक एड्रेस बना था x00 करके, एक्चुअली वो हीप मेमोरी के अंदर बन रहा होता है। सही है? वेयर JVM एग्जीक्यूट द न्यू ऑपरेटर, जैसे ही न्यू ऑपरेटर को मेमोरी एलोकेट करता है तो उसका एड्रेस ही स्टेक अपने अंदर रखता है। अब यहां पर इन्होंने एग्जांपल बनाई हुई है, देखो बेटा, ये स्टेक है। स्टेक क्या करता है? जस्ट वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। देखो 10 और 20, देखो यहां पर देखो और से 10 और 20 स्टेक के अंदर आया हुआ है, और रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अब इसके रेफरेंस स्टोर करा हुआ है। इसका एड्रेस एक्चुअल कहां मौजूद है? इस एड्रेस से जब वो जाएगा तो हीप के अंदर यहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है लाजमी।
जब जब भी मैंने इंटरव्यू दिया मुझसे तो लाजमी पूछे, सही है, हीप और स्टैक का कि दोनों में फर्क क्या है। तो आपने बोलना है कि हीप के अंदर एक्चुअली फिजिकली वो ऑब्जेक्ट बन रहा है जो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, जबकि स्टैक उसका रेफरेंस को अपने अंदर ऑक्युपाई रख रहा है और वेरिएबल्स को अपने अंदर स्टोर करवाता है, लोकल वेरिएबल्स को। सही है, क्लियर है। ये बड़ी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके, मैं देखो बेटा पढ़ाने पेपर के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपके इंटरव्यूज वगैरह आगे क्लियर हो, ताकि आपकी जॉब लगे आगे। तो उसी हिसाब से मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में असाइन कर दें तो फिर वो दूसरी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ गया जाए इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? क्या लिखा हुआ है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट is achieved by applying the concept of encapsulation. Encapsulation, it is a mechanism which binds code and data together in a class. Its main purpose is to achieve data hiding within a class, which means implementation detail of what a class contain need not be visible to other class and object that use it. Instead, only specific information can be made visible to the other component of the application and the rest can be hidden. By hiding the implementation detail about what is required to implement the specific operation in the class, the usage of operator becomes simple. सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है आपके सामने कस्टमर की, ये कस्टमर डॉट जावा के नाम से मैंने क्लास बना दी। इस क्लास के अंदर सारे जो बने वो डिफॉल्ट बने हुए, सही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बने, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, अभी मैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ तो हर चीज़ की यहाँ पर एक्सेस हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कस्टमर डॉट जावा के अंदर कस्टमर आईडी कोई भी एक्सेस नहीं कर सके, आईडी हम खुद ही इसकी जनरेट करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट। जब प्राइवेट करूँगा, यहाँ पर बंदा आएगा तो आईडी नहीं एक्सेस हो रही, यहाँ पर तो हमने बाइंड कर दिया, क्लास के अंदर महदूद कर दिया, कंट्रोल कर दिया, सिक्योर कर दिया कि उस क्लास को अगर कोई एक्सेस कर रहा है, जो जो प्राइवेट चीजें होंगी उस क्लास की, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। देखो बेटा, हम यहां पर जाते हैं, एक बहुत ही कॉमन सी क्लास है स्कैनर की। स्कैनर की क्लास को हम यूज करते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। इसमें क्या आता है? सिस्टम डॉट अच्छा जनाब, अब देखो बेटा, ये क्लास हमारे पास जो स्कैनर की है, ये क्लास है ना। अब इस क्लास के अंदर जब मैं एस करके डॉट करता हूं तो वो फंक्शंस आ रहे हैं जो जो पब्लिक हैं। अगर इस स्कैनर के अंदर कोई प्राइवेट चीज बनी हुई होगी तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास मैकेनिज्म जो है डेटा हाइडिंग करने का, दिस इज कॉल्ड एन एनकैप्सुलेशन। बट ये कौन कौन चीजें किन किन चीजों से परफॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर्स। इन जावा डेटा हाइडिंग इज अचीव बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। यानी कि अगर कोई बोले कि भाई आपको इनकैप्सुलेशन का पता है, बोलता है हाँ पता है, बिल्कुल पता है। इनकैप्सुलेशन किन 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 चीजों से करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर से करते हैं। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। क्या अभी तो करके दिखाया? नहीं सर, मतलब वैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं। प्रोग्राम में यूज करते हैं हमें। अगर कोई ऐसी फील्ड
जो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई एक्सेस ना कर सके। देखो बेटा अब एक और इसकी एग्जांपल देख लो ताकि आपका थोड़ा और क्लियर हो जाए माइंड। मैं इसको जाकर अभी फिलहाल इसको प्राइवेट से हटा देता हूँ। हाँ चलो इसको प्राइवेट ही रहने देते हैं, सही है, प्राइवेट रहने दिया मैंने से। मैं ये नहीं चाह रहा कि ये वेरिएबल किसी को पता चले कस्टमर आईडी का। मैं करता यहाँ पर क्या हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void और cust कस्ट आईडी के नाम से, सही है। और इसको मैं बोल देता हूँ ये रिटर्न क्या करे, इसकी रिटर्न टाइप रखो आप, रिटर्न टाइप क्या रखो, इंटीजर। इंटीजर रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी सिर्फ इतनी चीज देखो और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सबका दिमाग फोकस स्क्रीन पर हो। अब मैं करता ये हूं, देखो बेटा यहां पर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, सही है। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, मैं नीचे आता हूं और अभी सिंपल मैं आपके सामने कर ये रहा हूं कि मैं आईडी के अंदर ये आईडी के अंदर मैं असाइन करने ना मुझे चीज कोई, सही है। यहां से रिटर्न करता हूं मैं, मिसाल के तौर पर मैं कर रहा हूं 100, ठीक है बेटा। और मैं यहां पर फंक्शन कौन सा है, कस्ट आईडी, और इसको मैं असाइन कर देता हूं एक वेरिएबल के अंदर, इंटीजर नम इज इक्वल टू कस्ट आईडी, या हाँ यही कर लेता हूं, सही है, ठीक है बेटा। और मैं फिलहाल इन सब चीजों को हटा देता हूं और इसको प्रिंट करवाता हूं। नम नम को प्रिंट करवा रहा हूं सर, मैं ये याद रखना। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 100। 100 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसके ये रिटर्न क्या कर रहा है, 100। इसका मतलब ये जो कस्टमर आईडी है ये यहां पर 100 एज अ कंसीडर हो रहा है, एज अ 100 कंसीडर हो रहा है। आ रही बात समझ में, मैंने उसको नम में असाइन करवाया और प्रिंट करवा दिया, ये बात समझ में आई। अब मैं यहां पर करता ये हूं कि मैं बनाता हूं इस 100 की जगह मैं यहां पर देता हूं एक वेरिएबल इंटीजर नम, यहां पर मैंने एक वेरिएबल दे दिया, सही है। और मैं करता ये हूं कि यहां पर मेरे पास जो भी यूजर वैल्यू दे वो हो जाए कस्टमर आईडी के अंदर असाइन, ठीक है। और फिर रिटर्न क्या हो, कस्ट आईडी, क्लियर। इनडायरेक्टली कौन सी चीज को एक्सेस कर रहे हैं हम, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर रहे, उसको हमने प्राइवेट कर दिया है। यहां पर आकर जब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे, देखो ओबीजे कस्टमर डॉट, अब यहां पर हम कोई वैल्यू देंगे, मैं दे दो 100, सही है, 100 दे दिया मैंने। और अब जब अब मुझे इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट कस्टमर डॉट डिस्प्ले वाले फंक्शन चलाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू हमें आईडी की वैल्यू वही 100 शो करवा रहा है। लेकिन देखो यहां पर हमने उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करा। आ रही बात समझ में, वेरिएबल छुप गया, पता ही नहीं यूजर को कि कौन से वेरिएबल, इसके पीछे वेरिएबल कौन सा है, उसको वेरिएबल नहीं पता, वो वेरिएबल सिक्योर हो गया। समझ में आया प्राइवेट का काम। और इस रिटर्न टाइप का काम तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम ये रिटर्न क्यों कर रहे होते हैं। अब दरअसल हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है। तो मुझे असल में ये वाली फील्ड को सिक्योर करना था, तो इसके लिए मैंने इसकी जगह एक फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न इंटीजर कर रहा है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने जो भी वैल्यू यहां से आएगी वो मैंने कस्टमर आईडी में असाइन करवा दी। जब कस्टमर आईडी में असाइन हो गई तो फिर जब मैं प्रिंट करवाऊंगा नीचे इस फंक्शन की मदद से, तो कस्टमर आईडी में जो वैल्यू हमने असाइन करवाई वो इनडायरेक्टली प्रिंट हुई होगी ना। क्लियर बेटा।
या अगर आप इसको रिटर्न नहीं भी करो तब भी ये चल जाएगा। आप इसको वाइड कर लो, फिलहाल वाइड कर लो तब भी चलेगा ये। देखो चल रहा है ना, क्योंकि मैंने ये किसी के अंदर असाइन तो नहीं कराया ना, वो तो मैं इसलिए करा था तो किसी के अंदर असाइन करवाना पड़े तो डायरेक्ट भी चलेगा ये। इसको दोबारा से जाकर घर पे आप देखोगे ना तो आपको और मजीद ये चीज क्लियर होगी। डिफॉल्ट इन दोनों में फर्क क्या है? पब्लिक हमारा जो है वो तो हम पैकेज के अंदर पैकेज के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सिर्फ पैकेज के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, और प्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड हमारे पास क्लास के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कॉल होती है। इसको मैं मजीद डिस्क्राइब करूंगा इनहेरिटेंस पढ़ाकर। इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस जब पढ़ा दूंगा ना उसके बाद आपको मजीद इसकी और फायदे बताऊंगा, सही है। लेकिन अभी मैंने आपको प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज का बता दिया है। जो प्रोटेक्टेड बताने के लिए आपको इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए, जो कि आगे इनहेरिटेंस के चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी बता दूंगा तो फायदा नहीं, आप लोग के भी सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर वगैरह ये देख लिएगा, बस वैल्यू असाइन वगैरह हो रही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जो हमारे मेन चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये सेशन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और सेशन 7 है हमारे पास मेथड्स एंड एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। बहुत ही आसान सेशन है ये भी, ठीक है। और जो है इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर करेंगे।